हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 12 यूनिट नंबर 1 दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट जो होता है एक वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम से डील करता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग द स्पोर्ट इवेंट, ये सब आता है। ठीक है, अगर मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलूँ तो वहाँ पे ये बोर्ड में एक पीवाईक्यू भी है कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस प्लेड बाय द स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट। तो इन पांचों को सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा। तो फर्स्ट आता है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? आप किसी भी अगर अपने स्पोर्ट इवेंट को स्मूथली रन करना चाहते हो, उसको कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना चाहते हो, तो आपको प्लानिंग सबसे पहले करनी होगी। और आपका प्लानिंग ना सबसे पहली चीज होती है किसी भी स्पोर्ट इवेंट को अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, आपका प्लानिंग जो होता है वो डिफाइन करना चाहिए आपको क्या एम चाहिए, क्या गोल है आपका। ठीक है, क्या आपको ऑब्जेक्टिव्स चाहिए उस इवेंट के टाइम पे। ठीक है, और ये एक्सप्लेन करना चाहिए प्रोसीजर और मेथड को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक सिंपल से वे में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम बोर्ड के लिए टाइम टेबल बनाते हैं तो हम सिंपल से बनाते हैं ना कि हम इस चैप्टर को इतने दिनों में कर लेंगे, तो वही सेम प्लानिंग में भी है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर प्लानिंग। इसमें आप क्या करते हो? अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, इसमें आप रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और अपने गोल को एस्टैब्लिश करने के लिए आप प्लानिंग की स्टेज के बाद ये वाला ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप लाते हो। ऑर्गेनाइजिंग में आप टाइप ऑफ जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू अचीव प्लानिंग ऑब्जेक्टिव करोगे। ठीक है, आपने जॉब्स डिटरमाइन करी कि हाँ इसको ये जॉब देनी है, इसको ये वाला रोल देना है। अगर आपको अपना प्लान का ये वाला ऑब्जेक्टिव चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट करोगे विद वेरियस पोजीशन एंड रिपोर्टिंग शुड बी इलस्ट्रेटेड इन दिस स्टेज। अब आगे आते हैं थर्ड स्टेप पे, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग में बेसिकली आपने राइट टैलेंट को राइट प्लेस पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरे पास एक बैटर है और एक बॉलर है। ठीक है, अब मे भी वो बैटिंग और बॉलिंग उतने बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, अपनी अपनी प्लेस पे अगर मैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दूँ तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। और सेम वे में मैं उनको अंपायर का काम दे दूँ तो वो भी उनके लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बेसिकली होता है कि आपको पहले तो पर्सन का टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको राइट पर्सन को राइट जॉब दे देनी। इसके बाद आती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होती है? डायरेक्टिंग एक लीडरशिप क्वालिटी है जिसमें आप स्टाफ को बताते हो कब क्या काम कैसे होना है। ठीक है, बेसिकली आप इसमें सुपरवाइज कर रहे हो उन सबको। ठीक है, उनको आप बेसिकली ऑर्डर नहीं दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हो, आप उनको मोटिवेट भी करोगे। जब जब वो डिमोटिवेट होंगे आप उनको मोटिवेट भी करोगे, गाइडेंस दोगे, इंस्पायर करोगे। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग रेफर्स टू ऑल द प्रोसेस दैट लीडर्स क्रिएट टू मॉनिटर सक्सेस। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग देम इरेगुलरिटीज। ठीक है, बेसिकली कंट्रोलिंग में आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप हर एक वो अपना गोल, जैसे मेरे को चाहिए कि मुझे इस टूर्नामेंट को ऐसे करना है, तो आप उसमें अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करोगे कि हाँ इस पर्सन से वाला काम इतने टाइम में करवाना है। ठीक है, अब कोई टीम है वो खराब खेल रही है तो आप उसको कंट्रोल करोगे ना कि आपको इस मैच में तो अच्छा खेलना है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आती है। अब आते हैं हम कमिटीज़ के अंदर। कमिटी में हमारे पास बहुत सारी कमिटीज़ हैं। ठीक है, जिनके ऊपर बहुत बार बोर्ड में ना एमसीक्यू आए हुए हैं। वैसे इनका रोल उतना लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में नहीं पूछा जाता है, एमसीक्यू में ही पूछा जाता है। ठीक है, पब्लिसिटी कमेटी क्या होती है? अब बहुत सारी कमिटीज़, अगर मुझे कोई भी टूर्नामेंट करना है तो बहुत सारी करनी होंगी, कमिटीज़ बनानी होंगी। अब किसी पर्टिकुलर बंदे के हाथ में मैं सब कुछ दे दूँ तो हो नहीं पाएगा ना। जैसे आईपीएल में ले लेते हैं तो पब्लिसिटी कमेटी वो क्या करेगी? आईपीएल की पब्लिसिटी करेगी। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी वो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करेगी, जो वहाँ पे ऑडियंस होगी, जो वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनके लिए एंटरटेनमेंट। आपने देखा होगा बहुत बार कोई टीम आने से पहले ग्राउंड में बहुत सारे म्यूजिशियंस आते हैं, बहुत सारे आपके डांसर्स आते हैं, तो वही काम। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो ऑडियंस के ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखेगी और जो स्पोर्ट्स पर्सन के ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखेगी। अनाउंसमेंट कमेटी जो अनाउंसमेंट करेगी। बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी जो बोर्डिंग करेगी, जो स्पोर्ट्समैन आएंगे उनके बोर्डिंग और लोडिंग का ध्यान रखेगी। ठीक है, फर्स्ट एड कमेटी कोई भी अगर आपका पर्सन है जो ग्राउंड में स्पोर्ट्स पर्सन है वो इंजर्ड हो जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। फाइनेंस कमेटी जो मनी रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को देखेगी। रिसेप्शन कमेटी जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन का बेसिकली कौन सा रूम का अलॉट होगा उसका ध्यान रखेगी। इसके बाद डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी डेकोरेशन करेगी और सेरेमनी मतलब आपने देखा होगा ओथ सेरेमनी, इन सब का ध्यान रखेगी। प्रेस एंड मीडिया कमेटी क्या होता है? बेसिकली आपका ये स्कोर कार्ड वगैरह वो जो एकदम पूरा अच्छे से आपको स्कोर कार्ड बना के देंगे, ठीक है, आपकी तरफ से जाएगा और वो उसको पब्लिकली डालेंगे। इसके बाद आता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। कोई भी ग्राउंड में इशू है, कोई भी इक्विपमेंट में खराबी है तो वो उसका ध्यान रखेंगे। सर्टिफिकेट कमेटी तो मैच ओवर होने के बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट का काम है। अब आते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या क्या होती है प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहले आप अपना बजट देखोगे कि आपको हाँ इतने बजट में ये ऑर्गेनाइज करना ठीक है कि नहीं है, और आप उसको सिस्टमेटिक वे में पूरा अच्छे से अपने बजट को तैयार करोगे। इसके बाद आता है आपने टाइम, डेट, वेन्यू पूरा डिसाइड कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपने अपना ग्राउंड देख लिया, कोर्ट देख लिया, ट्रैक देख लिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपने वेरियस कमिटीज को फॉर्म करा। उसका अगला स्टेप क्या होगा आपका? उसके अगले आपने इन्फॉर्मेशन दी टीम को, डेट्स की, वेन्यूज की, टूर्नामेंट्स की। टीम को खुद तो नहीं पता होगा ना। इसके बाद नेसेसरी अरेंजमेंट करें बोर्डिंग और लोडिंग और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफिशियल्स के लिए, और अरेंज करें प्राइज फॉर द विनर्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट क्या क्या होता है। तो टूर्नामेंट जब चल रहा होगा उसके बीच में क्या क्या चीज़ें होंगी आप वहाँ पे देखोगे कि प्रॉपर तरीके से इनॉग्रेशन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट है, ग्राउंड चेक करोगे, फील्ड चेक करोगे, स्पोर्ट्स, ठीक है, इंश्योर करोगे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इस पर शेड्यूल चेक करोगे, अरेंजमेंट को, रिफ्रेशमेंट को, नेसेसरी अनाउंसमेंट बीच बीच में करते रहोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली आए तो उनके लिए हमने अनाउंसमेंट करा, तो सेम चीज़ यहाँ पे इंपार्ट करोगे फर्स्ट एड इंजर्ड एथलीट्स को। ठीक है, जो भी एथलीट अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे, प्रिपेयर करोगे स्कोर कार्ड को। ठीक है, डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन करवाओगे। इसका अगला आता है पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? तो आप सबसे पहले तो विनर्स को सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करोगे। सबसे पहला काम ये होगा जो भी जिन भी लोगों ने उसमें खेला टूर्नामेंट में उनको सर्टिफिकेट और प्राइजेस दोगे। उसके बाद एक डिटेल रिजल्ट दोगे, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से लगती है मीडिया को, ताकि मीडिया वो स्कोर कार्ड पब्लिश कर सके पब्लिक को। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप होगा सिक्योरिटी रिफंड्स। अगर किसी भी टीम ने जमा कराया तो आप उसको रिटर्न करोगे। इसका अगला स्टेप क्या है? रिकॉर्ड करोगे टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी फाइल्स वगैरह। इसके बाद पेमेंट्स दोगे जिनकी भी बची हुई है। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको पोस्ट टूर्नामेंट में देखा जाए तो। उसके बाद प्रिपेयर करोगे एक्सपेंडिचर को, आपने इतना खर्चा एक्सपेक्ट करा था, इससे इतना फालतू हुआ, ये इतना कम हुआ, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा। इसके बाद प्रेजेंट मेंबर्स और चीफ गेस्ट को आप ऑनर करोगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप आता है हमारे पास फिक्सचर्स एंड प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिक्सचर्स और टूर्नामेंट क्या होते हैं? देखिए, हमने बहुत बार देखा होगा किसी टीम के बारे में कि
बेसिकली पर्टिकुलर टीम है, उसने एक मैच खेला और वो हार गई और वो एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब वो उसके आगे कोई मैच नहीं खेलेगी, बट वहीं पर कोई दूसरी टीम है वो वापस खेलने आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्चर्स इन डिफरेंट टूर्नामेंट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, कॉस्ट, मैन पावर, लेवल, इंटरेस्ट एक्सेट्रा दैट यू विल स्टडी हियर। तो सबसे पहले टूर्नामेंट्स के बारे में जानते हैं। टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ गेम्स और मैचेस प्लेड अमंग प्लेयर्स और टीम्स टू डिटरमाइन द विनर, ठीक है। आप डिटरमाइन विनर को देखने के लिए आप बहुत सारे मैचेस प्ले करते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमें 3 तरीके के टूर्नामेंट पढ़ने हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और रॉबिन राउंड, और लास्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉकआउट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉकआउट देखो, इनको तो इसका डेफिनेशन वगैरह तीनों में से किसी का भी नहीं आने वाला है, तो इफ यू वांट टू रीड दीज डेफिनेशंस यू कैन रीड हियर, ठीक है। मैं सीधा इनके जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे चलेंगे। पहले फिक्सर्स बाय और सीडलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। फिक्सर्स क्या होते हैं? इन स्पोर्ट द टर्म फिक्सर रेफर्स टू प्रोग्राम लिस्टिंग विच टीम ए विल प्ले टीम बी। देखो फिक्सर क्या होता है कि टीम कौन सी टीम ए है और कौन सी टीम बी है, बेसिकली हमने डिसाइड कर लिया 5 टीम है मेरे पास। मैंने टीम ए पहले टीम बी के साथ खेलेगी, फिर टीम सी के पास चली जाएगी, तो यही फिक्सर्स है बेसिकली। अभी हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को और थोड़ा टाइम पे क्लियर होगा। 22 क्या होता है? 22 होता है कि प्राइमरी राउंड में, जैसे मेरा प्राइमरी मैंने सबसे पहला जो मैच है उसमें ये वाली टीम नहीं खेलेगी, उसको बेनिफिट मिल गया, ठीक है। ये क्यों मिलता है ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। सीडलिंग होता है जहाँ पे इट इज अ प्रोसेस इन विच टीम विल बी प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट गुड टीम दैट हैव रैंकिंग प्रीवियस ईयर्स पोजीशन एक्सेट्रा डू नॉट नीड अनदर टीम एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। अच्छा देखो, यहाँ पे बेसिकली ये होता है सीडलिंग में क्या होता है, मेरे पास आरसीबी और एक और टीम है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आरसीबी और सीएसके दोनों अच्छा खेलती है, ठीक है, और इनका मैच भी तगड़ा है। तो ऐसा कुछ ऐसा ना हो कि आरसीबी और सीएसके का फर्स्ट मैच हो जाए, ठीक है, जिससे पूरा एक टीम तो एलिमिनेट हो जाएगी, आरसीबी एलिमिनेट हो जाएगी, सीएसके एलिमिनेट हो जाएगी फर्स्ट मैच में, तो वहाँ पे उसके आगे तो क्या होगा, उसके आगे क्या होगा कि आपका मैच में इंटरेस्ट लोगों का लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे सीडलिंग का काम आता है, ठीक है। अब प्रोसीजर आता है, सबसे पहले नॉकआउट फिक्सचर पे चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 19 टीम्स का लेकर चली हूँ नॉकआउट फिक्सचर, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स मेरे पास कितनी होगी, एन इज फॉर नंबर ऑफ टीम्स, तो मेरे पास नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी 19। नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ मैच, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास हो जाते हैं नंबर ऑफ टीम्स -1, तो मेरे पास 19 -1 हो जाएंगे 18 मैचेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ राउंड्स, तो 2 टू द पावर n होता है ना राउंड्स के लिए, तो हमारे पास राउंड्स कितने हो जाएंगे, देखो 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 राउंड। कैसे हो गई 5 राउंड, तो इनको देखो 1 2 3 4 5, हमें इस 18 से बड़ा नंबर चाहिए होता है इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मेरे 5वीं वाली में आके 32 आ रहा है, 16 क्योंकि इससे छोटा था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ 22, तो नंबर ऑफ 22 कितने हो जाएंगे, 22 मतलब प्राइमरी राउंड में नहीं खेलेंगे, यानी कि जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें नहीं खेलेंगी वो टीम्स, तो 22 कैसे निकालोगे आप, 32 - 19 करके, 32 - 19 करके, जो कि आपके पास 13 आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप दोगे नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ, आप टीम को 2 हाफ में डिवाइड करोगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो नंबर ऑफ, सबसे पहले तो हम टीम को ना अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अपर हाफ कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ कैसे निकालेंगे हम, n+1 करके, और अपॉन में क्या ले लेंगे 2, तो मेरे पास 19 + 1 अपॉन में 2 वो शिट पूरा इरेज हो गया, कोई नहीं, 19 + 1 अपॉन में 2 10 हो जाएगा मेरे पास वो, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले लेती हूँ, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ कितनी हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी n-1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगी मेरे पास 19 - 1 कर लो आप लोग, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन में 2, जो कि आपके पास 9, तो वहाँ पे 10 और यहाँ पे 9, तो टोटल 19 टीम हो गई। अब 22 मेरे पास 13 थे, तो नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, ठीक है। अपर हाफ के लिए निकालते हैं सबसे पहले, तो अपर हाफ में क्या हो जाएगा, n-1 नहीं, अपर हाफ की बात करिए ना, हाँ, तो 22 - 1 22 - 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 22 13 थे, 13 में से 1 गया 12, 12 अपॉन में 2 6, तो उधर कितने हो जाएंगे, उधर मेरे पास 7 बाई हो जाएंगे, ठीक है। और लोअर हाफ में क्या आ जाता है आपके पास, प्लस आ जाता है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगले पे चलते हैं। अब मैं इनका फिक्सचर बनाना सिखाती हूँ, ठीक है, फिक्सचर्स कैसे बनाते हैं। तो ये रही आपकी नंबर ऑफ टीम्स, मैंने बोला था 19 टीम्स है, देखो 19 टीम्स है, ठीक है। कलर थोड़े डार्क ले लेती हूँ यहाँ के लिए, 19 टीम्स आ गई टोटल। उसके बाद राउंड मैंने बोला था 5 होंगे, 5 राउंड बनाए। पहले हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको 19 टीम्स लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपर हाफ और लोअर हाफ में। मैंने अपर हाफ में कितनी टीम्स बोली थी 10, तो 10 से एक लाइन खींच दी हमने बीच से, ठीक है, बीच से एक लाइन खींच दी मैंने। अब इसके बाद मैंने इनको बाई प्रोवाइड करे, तो सबसे पहला जो बाई होता है वो कहाँ जाता है, सबसे पहला बाई जाता है लोअर हाफ की सबसे लास्ट वाली टीम को, तो ये फर्स्ट बाई है आपका, ठीक है, बाई नंबर 1। इसके बाद बाई नंबर 2 जाता है ऊपर वाली टीम को, इस वाली टीम को। बाई नंबर 3 जाता है 11th नंबर की टीम को। बाई नंबर 4 जाएगा आपका इधर। सेम वे में ये रिपीट होगा, आपने बाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको अपना कंफर्म करना है कि आपके बाई ठीक है कि नहीं है। तो हमने अपर हाफ में कितने बाई बोले थे, 6 बाई जाएंगे, तो काउंट कर लो कितने बाई जा रहे हैं इसमें आपके पास, तो 6 बाई जा रहे हैं। और लोअर हाफ में आपके पास कितने जाने चाहिए, 7, तो 7 ही जा रहे हैं, ठीक है। अब ये टीम हमारा प्राइमरी मैच नहीं खेलती, ये चीज़ हमको पता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इनके अलावा बाकी की टीम खेलेंगी, तो 1 2 3 टीम हटा दी यहाँ से, 8 9 10 हटा दी, तो 4 और 5 नंबर की टीम ने मैच करा, तो 4 और 5 नंबर की टीम ने जब मैच करा, ठीक है, और 6 और 7 नंबर की टीम ने मैच करा, तो 4 और 5 में से तो 5 जीत गई, और 6 और 7 में से हमारे पास कौन सी जीत गई, हमारे पास 6 जीत गई, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इन दोनों में से, तो यहाँ पे 14 और 15 में से मैंने बोला लेट से मेरे पास 14 जीत गई, ये 14 जीत गई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, अब जो टीम पहले हमने हटाई थी उनको भी मैच में लाएंगे, ठीक है। पहले इन दोनों का मैच हुआ, इसको मैं डिटेल में करवाती हूँ, देखो अब क्या होगा, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड हटा दो यहाँ से बिल्कुल ही,
फर्स्ट राउंड को हम इरेज कर देते हैं। अब सेकंड राउंड में क्या होगा, ये दोनों टीम भी खेलेंगी, फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड और फोर्थ में से मैंने लेट से फिफ्थ जीत गई मैंने कहा, तो थर्ड और फिफ्थ के बीच में होगा, फोर्थ तो हार गई, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स्थ और आपका होगा किसके बीच में, सिक्स्थ और एट्थ के बीच में, नाइन्थ और टेंथ के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे होगा 11 और 12 के बीच में, 13 और आपका मैंने कहा लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई भी जीत गई, 14 जीत गई, 15 जीत गई, कोई भी जीत गई, 14 ही जीत गई, ठीक है, उनके बीच में। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इन दोनों के बीच में मैच हुआ, इन दोनों के बीच में मैच हुआ, ठीक है। अब थर्ड राउंड में क्या होगा, इनमें से कौन सी जीतेगी, मैंने कहा इन दोनों की, मैंने इनमें से मैच में जिता दिया, अब इन दोनों के बीच में मैच होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अलग कर ले लेते हैं। तो मेरा 1 और 2 में से मैंने कहा लेट सपोज मेरे पास 2 वाली टीम जीत गई, और 4 और 5 में से मेरे पास 5 जीत गई, तो इन दोनों के बीच में मैच हो गया, फिर इन दोनों के बीच में हो गया, फिर इन दोनों के बीच में हो गया, फिर इन दोनों के बीच में हो गया, ठीक है मैच। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में मैच हो गया, इन दोनों के बीच में मैच हो गया, और इन दोनों के बीच में। लास्ट आपका जो फिफ्थ राउंड होगा ना, उसके बाद यहाँ पे जाके ऐसे आएगा, उसके बाद आप जाके क्रॉस करोगे, उससे पहले आप इस लाइन को पार नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी सा है। अब यहाँ पे स्टेयर केस वाला आता है, ठीक है। स्टेयर केस को हम साइक्लिक भी कहते हैं, तो इसके लिए कैसे करते हैं, देखो ये स्टेयर केस हाँ साइक्लिक वाला है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ टीम्स ले ली, मेरे पास 6, नंबर ऑफ टीम्स मेरे पास कितनी आ गई 6, तो नंबर ऑफ मैचेस इसमें अलग मेथड है, उसमें नंबर ऑफ मैचेस का अलग मेथड था, इसमें अलग है। इसमें क्या होगा, n-1 अपॉन में 2 और इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 - 1 अपॉन में 6 यहाँ पे बाहर भी आएगा, और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 6 × 5, ठीक है। 6 अपॉन में 5 × 2 दैट इज 30/2, वो हो जाएंगे आपके पास 15 मैचेस, ठीक है। अब नंबर ऑफ राउंड्स आप कैसे निकालोगे, n-1 करके। n क्या है, नंबर ऑफ टीम्स, तो n-1 यानी कि 6 - 1 जो कि होती है आपके पास 5, तो ये आपके आ गई नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। अब इसका भी बनाते हैं हम लोग फिक्स। सो इसका फिक्सचर कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो हर आपकी जो फर्स्ट वाली टीम है, आपने उसको सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 2 3 कर लिया, इधर 1 6 3 कर लिया। अभी कैसे करा मैं इसका भी तरीका बताती हूँ। देखो यहाँ पे 5 राउंड है, फर्स्ट टीम जो क्या क्यों फर्स्ट वाला लास्ट वाली टीम के साथ खेलेगा, ठीक है। सेकंड वाला फिफ्थ वाले के साथ। आपका जो फर्स्ट टीम है ना, वो हर टीम के साथ खेलनी चाहिए। जैसे 1 और 2 का मैच हो गया, 1 और 3 का हो गया, 1 और 4 का हो गया, 1 और 5 का हो गया, और 1 और 6 का। आप ऐसे करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। आपकी हर टीम हर एक पर्टिकुलर टीम के साथ खेलेगी। जैसे अब मैं 4 की बात करूँ यहाँ पे, तो मेरी 4 2 के साथ खेल ली, ठीक है। मेरी 4 1 के साथ खेल ली, 4 मेरी 3 के साथ भी खेल रही है, ठीक है। 4 मेरी 5 के साथ भी खेल रही है, और 4 मेरी आपकी 6 के साथ भी खेल रही है। तो हर एक पर्टिकुलर टीम हर टीम के साथ मैच कर ले, ऐसा ये होता है आपका साइक्लिक वाला, ठीक है। एक साइकिल सी चलती है। अब आगे आते हैं, आगे हमारे पास आती है लास्ट वाली, दैट इज स्टेयरकेस मेथड। तो स्टेयरकेस मेथड कैसे होता है देख लो इसको भी। स्टेयरकेस मेथड में बेसिकली नंबर ऑफ मैंने यहाँ पे टीम्स लिए 8, नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे मेरे पास 8, वही सेम वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ टीम्स इन -1 और फिर बाहर भी नंबर ऑफ टीम्स जितनी हुई और अपॉन में 2, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 8 -1 अपॉन में 2, तो ये हो जाती है 8 × 7/2, दैट विल बी योर 28, ठीक है। अब इसको करते हैं नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। हमने अब मैचेस भी काउंट कर सकते हो, जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि गलत हो रहा है तो तुम मैचेस भी काउंट कर लो अपने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाली टीम 2 के साथ खेली, फर्स्ट 3 के साथ, फर्स्ट 4 के साथ, फिर फर्स्ट 5 के साथ, फर्स्ट 6 के साथ, फर्स्ट 7 के साथ, फर्स्ट 8 के साथ। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 2 से शुरू होगा, 2 और 3 का मैच होगा, क्योंकि 1 और 2 प्रीवियसली खेल चुके हैं ना, तो 2 3 2 4 ऐसे करके आपने एक स्टेयरकेस बना दिया, ठीक है। और आप इसमें लास्ट में अपने मैचेस काउंट कर सकते हो। अब आते हैं आगे नेक्स्ट हमारी स्लाइड्स पे ही। अब यहाँ पे इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट क्या होता है, इंट्राम्यूरल का होता है विद इन द वॉल्स, और अगर हम इसको स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में ले तो हमारा कोई कम्युनिटी के अंदर किसी स्कूल के अंदर हम कहते हैं इंट्राम्यूरल कंपटीशन है, तो मतलब पर्टिकुलरली स्कूल के अंदर स्कूल के मेंबर्स होंगे, ठीक है। द टूर्नामेंट मे बी एन इवेंट गेम मोर देन 1 गेम स्पोर्ट्स कंडक्टेड इन 1 डे और इन अ मंथ और इन अ ईयर। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स डे हो गया, आपका एथलेटिक मीट हो गया, स्विमिंग मीट हो गया, बैडमिंटन टूर्नामेंट हो गया, आपका स्कूल जो करवाता है बेसिकली उसको कहते हैं इंट्राम्यूरल, आपके स्कूल के अंदर। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंट्राम्यूरल का, मास पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्राम्यूरल में लोगे तो बच्चे उसमें कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसमें बेस्ट टैलेंट को लेते हैं। फोकस करना ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पे, डेवलप करना वैल्यूज लाइक फेयर प्ले, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप को डेवलप करना, फर्स्ट प्रोवाइड करना फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द कंट्रोल इन्वायरमेंट, फोकस करना फिटनेस पे, वेलनेस पे, प्रमोट करना करिकुलर इंटीग्रेशन को, हेल्प करना चिल्ड्रन को डेवलप करने में अपनी पर्सनैलिटी को, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल, तो आप सिलेक्शन कर सकते हो एक्स्ट्राम्यूरल के लिए। अगर आपका एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट होता है तो हमको पता है इंट्राम्यूरल में पूरे स्कूल में ये बेस्ट बच्चा है, तो इसको आगे एक्स्ट्राम्यूरल के लिए भेजना है। ग्रुप कोहेशन मतलब ग्रुप मतलब आप देखो क्लास के अंदर एक यूनिटी वगैरह बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ इसको इस मैथ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हेल्थ आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, रिक्रिएशन मतलब आप जो पर्सन है वो उस टाइम पे हैप्पी तो रहता है और एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी टाइप हो जाती है उसके लिए, ठीक है। मास पार्टिसिपेशन होता है, अगर आप एक्स्ट्राम्यूरल में देखो तो कुछ लिमिटेड बच्चे जाते हैं, बट इंट्राम्यूरल में सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल का मींस होता है आउटसाइड द वॉल्स, ठीक है। बेसिकली आपने देखा होगा जोनल्स होते होंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट कॉम्पिटिशन होता होगा, नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आते हैं, ठीक है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। सच टूर्नामेंट्स आर कंडक्टेड बिटवीन 2 और मोर प्लेयर्स और टीम ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अचीव करना हाई परफॉर्मेंस हाईएस्ट लेवल पे, डेवलप करना फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी करियर, अगर आपको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, प्रमोट करना सोशल कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थ्रू द स्पोर्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
आगे हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका सेम वे में, प्रोग्रेशन इन परफॉर्मेंस अपनी अगर आप देखो, अगर हम स्कूल के अंदर खेलते हैं तो हाँ हम ही बेस्ट हैं, बट अगर हम बाहर वर्ल्ड से मीट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर अभी ये कमियां हैं और इसको हम इस तरीके से सुधार सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल हेल्प करता है आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेस इन सबको कम करने में, ठीक है। जैसे हम लोगों को कभी कभार सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट हम बाहर जीत के आए तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बन जाता है, ठीक है। लेवल ऑफ फिटनेस, बेसिकली आपका बाहर खेल रहे हो तो आप अपने आपको फिट रखोगे, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो आप कि हाँ मैंने उस टीम के साथ खेले, कॉन्फिडेंस वही सेम चीज़। सोशलाइजेशन हो जाती है, आप बाहर बहुत सारे लोगों से मिलोगे। आप कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्या होता है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स होता है एक सोसाइटी के अंदर, बेसिकली आप एक कम्युनिटी में रहते हो, वहाँ पे आपने खेला, ठीक है। इसका पर्पस आपको ये अपनी स्किल्स एबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करने के लिए नहीं होता है, बट क्रिएट करने के लिए हार्मनी अमंग ऑल एज ग्रुप्स। अगर बहुत सारे बड़े लोग खेल रहे हैं तो यस दे विल बी एंजॉइंग दैट, और उनके अंदर बहुत प्यार बढ़ेगा, ठीक है। और कम्युनिटी स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स, वो भी मैं आगे करवा दूंगी, ठीक है। अब स्पोर्ट्स डे पे आते हैं, स्पोर्ट्स डे स्कूलों में होता है, ठीक है। एनुअल कैलेंडर के हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा, इट इज एन इवेंट नॉट ओनली टू शोकेस एबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड, बट ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटी मेंबर्स टू मीट ग्रीट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। इस टाइम पे हम लोग एक दूसरे से मीट ग्रीट करते हैं, हमारे सोशल, हम लोग थोड़ा सा सोशल हो जाते हैं, ठीक है। इसका मेजर फोकस होता है मैक्सिमम एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स विद अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। आपस में बात करें, बेसिकली स्पोर्ट्स डे का मेन एम यही है। हेल्थ रन क्या होता है, हेल्थ रन होता है जैसे आपने किसी के लिए करवाया, फॉर एग्जाम्पल हमने पर्पस, मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में मैंने कुछ 50 लोगों को लिया और उनको रन करवाया, ठीक है। मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कि अब बहुत सारे लोग सोसाइटी में ओबेसिटी के पेशेंट हैं तो उनके लिए करवाए, ठीक है। या फिर किसी चैरिटी के लिए मैंने कहा हम लोग ना एक टूर्नामेंट करवाते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स जो भी होंगे, जो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़, कुछ भी 150 रुपीज़ ऐसा टूर्नामेंट में खेलने के लिए पैसे पे करने हैं, तो इसको हम बाद में चैरिटी में डोनेट कर देंगे जो भी इससे कलेक्ट होगा, ठीक है। और इससे इसका सिर्फ एम जीतना नहीं होता है, बट इसका एम ये भी होता है कि लार्ज नंबर में रजिस्ट्रेशन हो, इम्पैक्ट पड़े लोगों पे, ठीक है। इसमें हम लोग, देयर इज नो एज बार्स फॉर पार्टिसिपेंट्स, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल रेस, तो यहाँ पे आपको इतना ऐसा कुछ नहीं कि आपको इतना देर दौड़ना ही दौड़ना है, ठीक है। एनजीओ के द्वारा होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के द्वारा होती है, और अपनी सोसाइटी में भी करवा सकते हो अगर आपको कोई भी इशू के रिलेटेड अवेयरनेस फैलानी है। इसके बाद आता है रन फॉर फन। रन फॉर फन क्या होता है, रन फॉर फन होता है कि आपने एक मैसेज करा, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे कैंसर के ऊपर अवेयरनेस फैलानी है, तो मैंने उसके लिए रन फॉर फन करा, ठीक है। आपको फन के लिए हेल्दी वे में आपको स्टे फिट करना है अपने लिए, ठीक है। आपने बहुत अपनी सोसाइटी में एक टूर्नामेंट रख दिया ताकि बच्चे खेल पाए, इंजॉय कर पाए, अपना स्ट्रेस भूल जाए, तो रन फॉर फन वही है, ठीक है। इसमें क्या है, हाउ एवर द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट बी केयरफुल एंड प्लान मिस्टेशली टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और मिसहैप एज मोबिलिटी टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इस पर्सन को, जैसे मैं 60 ईयर्स के पर्सन को मैं ये तो नहीं कह सकती आप 50 किलोमीटर दौड़ो, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कही गई है, ठीक है। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, मैंने कहा कि मेरे को इसके ऊपर पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इनके ऊपर अवेयरनेस फैलानी है, तो इसके लिए हमने रन हो गया, ठीक है। हमारे पास इस रन से क्या होगा कि हम लोगों ने कोई भी पैसा कलेक्ट करा वो हम चैरिटी में डोनेट करेंगे। रन फॉर यूनिटी क्या होता है कि आपने पीपल्स के मतलब जितना भी आपके कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके अंदर यूनिटी लाने के लिए आपने उनको रन करवाया, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट कैन बी ऑर्गेनाइज कीपिंग इन माइंड दैट होलसम डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी इंडिकेशन गेम लाइक खो खो, कबड्डी, ये सब, गिल्ली डंडा, ये सब तो हम भी खेलते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म है। अब इससे कुछ जो PYQs आए हुए हैं लास्ट ईयर में, मैं वो भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्या क्या आए हुए हैं। नॉकआउट तो करके ही जाना है, ठीक है। और चीज़ें आप फिर भी स्किप कर सकते हो, बट नॉकआउट टूर्नामेंट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। अच्छा, एक CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2019 में आया हुआ था 23 टीम्स के लिए नॉकआउट फिक्चर, ठीक है। एक रॉबिन राउंड भी आया था 9 टीम्स के लिए 2019 की सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। और क्या आया हुआ है हमारे पास, दिल्ली 2016 में हमारे पास 16 के लिए साइक्लिक मेथड आया हुआ है, ठीक है। CBSE सैम्पल पेपर 2021 में 21 टीम्स के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट आया हुआ था, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना था अच्छे से, ठीक है। और उसके अलावा और क्या हुआ है इस चैप्टर से, तो वो भी मैं आप लोगों को देख के बता देती हूँ। नॉकआउट टूर्नामेंट तो बहुत बार आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। 2019 में भी आए हुए हैं, 2020 में भी आया है, ऑल इंडिया 2 बार आया है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है हमारे पास जो बोर्ड में आया हुआ है इस चैप्टर से, कम्युनिटी स्पोर्ट्स के बारे में आया हुआ है, ठीक है, कर लेना। और ब्रीफली एक्सप्लेन 3 कम्युनिटी स्पोर्ट प्रोग्राम्स, तो यूथ स्पोर्ट्स लीग आपने एक्सप्लेन कर लिया, ये ऑल इंडिया 2020 में आया। लर्न टू स्विमिंग प्रोग्राम एक्सप्लेन कर लिया, फिटनेस बूट कैंप एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। और एक ऑल इंडिया 2017 में व्हाट आर कम्युनिटी स्पोर्ट प्रोग्राम एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जाम्पल, जो आपको एग्जाम्पल सही लगते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या हुए हैं हमारे पास, तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पोर्ट इवेंट लाइक स्पोर्ट डे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और इस चैप्टर से बेसिकली आपको नॉकआउट टूर्नामेंट स्पोर्ट्स डे के ऊपर, कम्युनिटी स्पोर्ट्स के ऊपर यही सब करके जाना है, ये आता है बहुत बार, ठीक है। आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब।